हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति चैप्टर में इन सभी संख्याओं को। जैसे कि यूपी टेट हुआ, यूके टेट हुआ, सी टेट, ऐसे ऐसे एग्जाम में ये संख्याएं पूछ ली जाती हैं और इनमें हमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं छोटे से लेक्चर में। ये संख्याएँ हैं प्राकृत संख्याएँ, मतलब नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएँ होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएँ इंटीजर्स, और अभाज्य संख्याएँ प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्याएँ रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएँ इर्रेशनल नंबर्स। इन संख्याओं के बारे में देखने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाकर लॉजिक्स पॉइंट इस प्रकार से सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्याएँ वो सभी संख्याएँ होती हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में काउंटिंग में यूज़ करते हैं, गिनती में प्रयोग करते हैं जिनको। तो नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, प्राकृत संख्याएँ नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाती हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं, जिनको हम नॉर्मल लाइफ में गिनती में या काउंटिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राकृत संख्याएं। आपको ये नाम से भी याद रहेगा, प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। अगर आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि हम नॉर्मल लाइफ में गिनती में कौन सी संख्याओं को प्रयोग करते हैं। तो वो होती हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हैं पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। देखिए, अगर हमारे पास गिनती में 10 सेब हैं और ये 10 के 10 सेब हमारे पास से चले जाएं तो हमारे पास कितने सेब बचेंगे? 0 सेब। उनकी संख्या 0 बचेगी, एक भी सेब नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमें 0 की ज़रूरत महसूस हुई, तो पूर्ण संख्याओं में हमने शामिल कर लिया 0 को भी। तो इन संख्याओं में 0 को शामिल करने के बाद हो जाती हैं पूर्ण संख्याएँ। तो ये पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये अनंत तक ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। यहाँ प्राकृत संख्याओं में केवल हमने 0 को ऐड किया है, तो ये हो गई हैं पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। इसके बाद देखिए, पूर्णांक संख्याओं में मतलब इंटीजर्स में ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है इन नंबर्स में। तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएँ। जैसे कि देखिए, ये नंबर्स तो हो गए 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये अनंत तक जाएंगी ये वाली संख्याएं। इसमें हमने ऋणात्मक मान को भी अगर शामिल कर लिया तो ये बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स। ये ध्यान रखना है आपको। तो -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से ये भी निगेटिव में माइनस में अनंत तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक प्लस धनात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी इंटीजर्स कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, या निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो एक से तो बड़ी हों और एक और स्वयं के अलावा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो। तो सभी संख्याएँ कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से ये संख्या चलती चली जाती हैं। तो ये कौन सी संख्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। मैंने यहाँ 1 और स्वयं क्यों लिखा है? देखिए, किसी भी संख्या को देख लेते हैं, हम 7 को ही देख लेते हैं। ये 1 से भी डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, और स्वयं 7 से भी विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो वो 1 से और स्वयं से तो विभाज्य होती ही है। इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो और 1 से बड़ी हो, वो संख्याएँ क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएँ। और उनका क्रम क्या है? 2, 3, 5, 7, 11। तो इस प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। और यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको एक फैक्ट और देखना है और याद रखना है। देखिए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? वो होती है 25। ये याद रखना है आपको। 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएँ कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और 1 से अगर हम 50 तक देखें तो इनकी संख्या होती है 15। ठीक है, 50 और 100 के बीच में, 50 और 100 तक उनकी संख्या कितनी होती है? 10। और 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। तो 15 + 10 हो जाती है 25। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इनको लेकर भी एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ। तो पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को या रेशनल नंबर्स को। यहाँ पर एक लाइन में मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दी है रेशनल नंबर्स की, जिसे P/Q के रूप में रखा जा सकता है जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों किंतु Q ≠ 0। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, कोई भी संख्या है, अगर हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं
और जिसमें कि p और q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और पूर्णांक संख्याएं मैंने अभी आपको बताया है क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं। सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3 ये ऐसे ही अनंत तक जाएंगी। और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं -1, -2, -3 इन सभी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन यहाँ q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, q 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको। तो वो संख्या कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए जितने भी ये पूर्णांक संख्याएं हैं सभी के नीचे हम 1 लगा देते हैं तो वो क्या होंगी। एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। देखिए 1, 2, 3 ये क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं। माइनस में भी जितनी भी संख्याएं लेंगे हम पूर्णांक संख्याएं होंगी, और 0 भी। हम किसी के भी नीचे 1 लगाकर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि देखिए 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। इससे हमें ये पहचान हो गई कि ये 2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये सभी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि सभी के हम बटा में 1 लगाकर, जैसे 3 हो गया, 3/1 हो गया, ये p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सभी ऋणात्मक जितनी भी संख्या होती हैं, -1, -2, -3 ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी के नीचे हम 1 या 2 या 3 कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ देखिए जैसे कि 2.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पूर्णांक हो गया और 2 भी पूर्णांक हो गया। अगर नीचे 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है p/q में q ≠ 0, कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि देखिए 2.5 था, ये परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको 5/2 लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 5.5 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा भी लिखी है, जिसे p/q के रूप में नहीं रखा जा सकता। इनका दशमलव रूपांतरण अनंत एवं अनावर्त होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ ऐसे ही, 2.5, 6, 2, 3, 9, 7 इसका कोई क्रम नहीं है, और ये अनंत तक ऐसे ही चलता चला जाता है, अनंत तक। तो इसका कोई फिक्स नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और ना कोई क्रम है, इसका कोई क्रम नहीं है। तो ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 करके ऐसे ही होती है, और ये अनंत तक ऐसे ही चलती चली जाती हैं, इसका कोई क्रम नहीं होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए पाई की रियल वैल्यू जो होती है वो 3.14 ऐसे ही आगे चलती चली जाती है। पाई की वैल्यू हम प्रयोग क्या करते हैं, 22/7, और ये 22/7 लगभग में होती है। अगर हम केवल 22/7 को देखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 22/7 p/q की फॉर्म में है। 22 भी यहाँ पूर्णांक है, 7 भी यहाँ पूर्णांक है। तो अगर हम 22/7 को देखेंगे तो ये परिमेय संख्या है। अगर हम केवल पाई को देखेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ ये होती है, देखिए 3.14 ऐसे ही ये आगे तक चलता चला जाता है। पाई की रियल वैल्यू का कोई क्रम नहीं होता, अनंत तक इसी प्रकार से संख्या आगे तक चलती चली जाती है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएँ। इसके अलावा देखिए अगर हम √2 को देखेंगे, या √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि इनके बटे में 1 लगाकर इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पूर्णांक होना चाहिए, और ये पूर्णांक √2 नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। और √2 पूर्णांक नहीं है, उसमें √2 शामिल नहीं होता। तो इसके बटा में 1 भी लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो वो सभी नंबर्स भी जो रूट में लिखे जाते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अगर हम 4 को लिखेंगे, √4 लिखते हैं तो ये 2 बन गया, तो देखिए ये तो परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये रूट के बाहर निकल गया है, परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर लिखे हुए हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आपको अंतर पता चल गया होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या में। अब हम लास्ट में देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं,
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और ये यूपी टेट, सी टेट या यूके टेट जैसे एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।